जैसे ही वैदेही ने शाश्वत को गले लगाया, शाश्वत के दिल की धड़कनें भागने लगी जैसे कोई बुलेट ट्रेन हो। आज से पहले वो कभी किसी लड़की के इतना करीब नहीं गया था, और आज जिसके करीब गया था उसकी तो वो खुद जान लेने वाला था। शाश्वत ने अपनी आंखें बंद की तो उसे कुछ पुरानी यादें हिट करने लगी, जैसे वो पहले भी वैदेही के ऐसे करीब गया था। शाश्वत को ऐसी फीलिंग से गुस्सा आता था, लेकिन अगले ही पल उसने उस फीलिंग को स्ट्रिक्टली हैंडल किया और गुस्से में वैदेही को गले लगा लिया, और फिर उसके बालों को सहलाता हुआ एक डेविल मुस्कुराहट के साथ जमीन पर पड़े हुए आदमियों को देखने लगा। वो आदमी भी दर्द में थे, लेकिन उनके चेहरे पर भी एक गंदी मुस्कुराहट थी। अगले ही पल शाश्वत ने एक आदमी के हाथ पर जोर से लात मारी और बोला, आज के बाद किसी लड़की को छूना तो दूर की बात, देख भी लिया तो ये हाथ नहीं रहेगा, समझ गया। इतना कहकर वो वैदेही को संभालते हुए गाड़ी तक ले आया और फिर उसे गाड़ी में बैठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वैदेही अभी भी गर्दन नीचे करके बस रोए जा रही थी। वैदेही जितना रोती, शाश्वत के दिल को उतना ही सुकून मिलता। फिर वो मनी मन खुद से बोला, अभी तो शुरुआत है, अभी से अपने आंसू सुखा लोगी तो आगे क्या करोगी। शाश्वत ने गाड़ी स्टार्ट की और 10 मिनट बाद गाड़ी एक चाय स्टॉल के पास रोककर उतरा। उसने वहां से 2 कप चाय ली और फिर गाड़ी में आकर बैठ गया। फिर उसने एक कप वैदेही की ओर बढ़ाया और बहुत प्यार से बोला, वैदेही चाय पी लो। वैदेही ने एक नजर शाश्वत को देखा और फिर चाय का कप पकड़ लिया। वैदेही को समझ में नहीं आ रहा था कि वो शाश्वत से कैसे और क्या बात करे। इतने में शाश्वत ने एक सिप लेकर कहा, तुम अपने घर जाना चाहती थी तो मुझे बता सकती थी, उसके लिए घर से भागने की जरूरत नहीं थी। तुम कहती तो मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता, तो ये सब नहीं होता तुम्हारे साथ। सोचो, अगर मैं नहीं होता तो अब तक वो लोग तुम्हारी। इतना कहकर शाश्वत रुक गया। वैदेही ये बात सुनकर एक बार फिर से सहम गई। एक ही पल में उसे वो सब कुछ याद आ गया जो थोड़ी देर पहले उसके साथ हुआ था। फिर उसने नम आंखों से शाश्वत की ओर देखकर कहा, मिस्टर सूर्यवंशी, मेरा घर बहुत दूर नहीं है, आप मुझे छोड़ दीजिए। शाश्वत के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और उसने एक बार फिर प्यार से वैदेही के गाल पर हाथ लगाकर कहा, छोड़ देता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। वैदेही ने हैरानी से शाश्वत को देखा तो शाश्वत बोला, रोना बंद करो और ये चाय जल्दी से खत्म करो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर चलता हूं। जैसा शाश्वत ने कहा था, वैदेही ने बिल्कुल वैसा ही किया। जल्दी से चाय खत्म की, अपने आंसू पोंछे और शाश्वत को देखकर बोली, मेरा घर परसोली के पास है। शाश्वत ने अगले ही पल गाड़ी का गियर चेंज कर लिया और बहुत आराम से ड्राइव करने लगा। तभी शाश्वत का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने गाड़ी साइड में लगाई और अपना फोन लेकर वैदेही से बोला, तुम 5 मिनट रुको, मैं अभी ये इंपॉर्टेंट कॉल अटेंड करके आता हूँ। इतना कहकर वो गाड़ी से बाहर चला गया। बाहर उतरते ही उसने सबसे पहले फोन पर किसी को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, प्लान में जरा भी गड़बड़ हुई तो तुम सबको गायब कर दूंगा, समझ गए? गलती की गुंजाइश नहीं है। जैसा मैंने कहा था वैसे ही करना, मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। शाश्वत ने फोन कट किया और फिर आकर गाड़ी में बैठ गया। फिर उसने मुस्कुराकर वैदेही को देखा और बोला, बस 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। वैदेही ने हाँ में गर्दन हिला दी और शाश्वत ने अपनी गाड़ी का गियर चेंज किया। अगले 10 मिनट में वो लोग एक कॉलोनी के बाहर खड़े थे। शाश्वत ने वैदेही की ओर देखकर कहा, जाओ, तुम्हारी मंजिल आ गई। वैदेही ने नम आंखों से शाश्वत के सामने हाथ जोड़े और उसका दिल से शुक्रिया अदा करते हुए बोली, थैंक यू मिस्टर सूर्यवंशी, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, कभी भी नहीं। मैं इस लायक नहीं हूं कि आपके किसी भी काम आ सकूं, लेकिन अगर कभी भी मेरे लायक कोई काम हुआ तो बताइएगा जरूर। इतना कहकर वैदेही ने गाड़ी का गेट खोला और गाड़ी से उतर गई। जैसे ही उसने गाड़ी का गेट बंद किया,
शाश्वत की आंखों में गुस्सा उतर आया। फिर उसने एक अजीब से पागल की तरह कहा, वैदेही, कितने एहसानों को याद रखोगी? अभी तो मैंने एहसान करने की शुरुआत भी नहीं की। देखती जाओ मैं कैसे तुम्हें अपने एहसानों के चक्रव्यूह में फंसाकर मार दूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या और कब कब करूंगा। आंखें बंद करके मुझ पर भरोसा करने के अलावा तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा। दूसरी तरफ वैदेही अपने घर के बाहर आ गई थी। उसके कदम अपने घर की तरफ बढ़ ही नहीं रहे थे। वो नहीं जानती थी कि कल रात क्या हुआ होगा। उसकी आंखों में पानी आ गया। उसके कानों में फिर से कुछ आवाज गूंजने लगी, भाग जाओ वैदेही, मैं सब संभाल लूंगी। वैदेही विनायक पागल है, भाग जाओ। अचानक ही वैदेही अपने होश में आई। उसने अपने आंसू पोंछे और अपने घर के मेन दरवाजे की डोरबेल बजाई। जैसे ही उसने डोरबेल बजाई वैसे ही दरवाजा खुला। सामने खड़े शख्स को देखकर वैदेही की आंखें हैरानी से फैल गईं। सामने एक 40-45 साल की औरत खड़ी थी। वो वैदेही को देखकर बोली, कौन हो तुम? किससे मिलना है? वैदेही ने एक बार पीछे हटकर उस घर को देखा तो घर तो उसी का था। वो अपने घर को भूल नहीं सकती। आखिर बचपन से लेकर जवानी तक इसी घर में तो पली बढ़ी थी। फिर उसके अपने घर में वो औरत क्या कर रही थी? वैदेही सोच में डूबी थी और तभी उस औरत ने फिर से कहा, तुमसे पूछ रही हूं, किससे मिलना है? बेल क्यों बजाई? वैदेही अपने होश में आकर बोली, अब ये घर तो मेरा है। उस औरत ने हाथ बांधकर गुस्से में कहा, पागल हो गई हो? तुम्हारा घर नहीं है, मेरा घर है। कैसी लड़की हो, सुबह सुबह आ गई और हमारे घर को अपना बताने लगी। जाओ यहाँ से। इतना कहकर उस औरत ने वैदेही के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। वैदेही अभी भी हैरान थी। उसे कुछ समझ में नहीं आया। कुछ सोचकर उसने एक बार फिर बेल बजाई, लेकिन इस बार किसी ने दरवाजा नहीं खोला। वो दूसरी बार बेल बजाती उससे पहले ही पीछे से शाश्वत ने वैदेही को आवाज लगाते हुए कहा। वो दूसरी बार बेल बजाती उससे पहले ही पीछे से शाश्वत ने वैदेही को आवाज लगाते हुए कहा, वैदेही, 1 मिनट। शाश्वत की आवाज सुनकर वैदेही ने पलटकर शाश्वत को देखा तो शाश्वत बोला, वो तुमने जो मेरा कोट पहना हुआ है उसके अंदर कुछ पेपर है, मुझे वो पेपर चाहिए। इतना कहकर शाश्वत वैदेही के थोड़ा सा पास आ गया। वैदेही ने कोट की जेब में हाथ डालकर देखा तो उसमें तो कोई पेपर नहीं थे। इतने में उस औरत ने फिर से दरवाजा खोला और वैदेही को देखकर बोली, कहाँ ना, ये मेरा घर है, तुम्हारा घर नहीं है, जाओ यहाँ से। इतना कहकर उसने फिर से दरवाजे बंद कर दिए। शाश्वत हैरानी से वैदेही को देख रहा था और बोला, ये तुम्हारा घर नहीं है। वैदेही बोली, मेरा ही घर है, लेकिन मुझे नहीं पता ये औरत मेरे घर में कहाँ से आ गई। मैं नहीं जानती कौन है ये औरत। शाश्वत ने कहा, देखो वैदेही, मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर रहा हूँ, लेकिन तुम एक बार फिर से सोच लो, क्या सच में तुम्हारा घर है? देखो, ऐसे तो न जाने यहाँ कितने घर हैं, हो सकता है तुम्हारा घर दूसरा हो। वैदेही हैरानी से बोली, मिस्टर सूर्यवंशी कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बचपन से इसी घर में रही हूँ, मैं अपने घर को कैसे भूल सकती हूँ? लेकिन ये औरत हमारे घर में क्या कर रही है? शाश्वत ने वैदेही की बाजू पकड़ी और उसे वहां से ले जाने लगा और फिर अपनी गाड़ी के पास लाकर उसे गाड़ी में बैठाता हुआ बोला, एक काम करते हैं, मेरे घर चलते हैं, तुम थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद हम तुम्हारे घर को ढूंढेंगे। वैदेही हैरानी से शाश्वत को देख रही थी। शाश्वत ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। वैदेही को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसके घर में वो औरत क्या कर रही है। वहीं शाश्वत ने ड्राइविंग स्टार्ट कर दी। वैदेही खिड़की के बाहर देख रही थी। शाश्वत ने गाड़ी का शीशा थोड़ा सा खोल दिया, जिस वजह से ठंडी ठंडी हवाएं वैदेही के चेहरे को छू रही थी। पूरी रात वैदेही सोई नहीं थी, इसीलिए उसे उन हवाओं के झोंके में नींद आ गई और वो सो गई। वैदेही के सोते ही शाश्वत ने गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम की और अपनी जेब में से एक रुमाल निकाला और वैदेही के मुंह पर रख दिया। जो वैदेही सो रही थी वो पूरी तरीके से बेहोश हो चुकी थी।
वहीं दूसरी तरफ वैदेही के घर में जो औरत थी वो जल्दी से घर से बाहर निकली। उसने घर का दरवाजा बंद किया, ताला लगाया और अपना मुंह छिपाती हुई वहां से चली गई। उसके जाते ही मास्टर जी अपने घर में आए। उनके हाथ में पूजा की थाली थी, जिसका साफ मतलब था कि मास्टर जी पूजा करने गए और उनके पीछे वो औरत मास्टर जी के घर में घुस गई। और जैसा शाश्वत ने कहा था, बिल्कुल वैसा ही उसने वैदेही के सामने नाटक कर दिया। मास्टर जी अपने घर के अंदर आए और अपने घर को देखने लगे। 2 दिन पहले उस घर में कितनी चहल पहल थी। उनकी दोनों बेटियां उस घर में हंसती खेलती मुस्कुराती थीं। लेकिन कल रात के बाद सब कुछ बदल गया। मास्टर जी सोफे पर बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। आखिर क्या करते? उन्हें नहीं पता था वैदेही कहाँ है और सिद्धि वो एक पागल के साथ अपनी जिंदगी कैसे बिताएगी। यही सब सोच सोचकर मास्टर जी का दिल बैठा जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ उज्जैन एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया में एक लग्जरी गाड़ी खड़ी हुई थी और गाड़ी के बाहर विक्रांत और शांता खड़े हुए थे। शांता बोली, कब आएंगे तुम्हारे बाबूजी? विक्रांत ने एक आईब्रो चढ़ाकर कहा, क्या बात है, बाबूजी के सामने तो आवाज नहीं निकलती और उनका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। शांता ने विक्रांत के बाजू पर मारकर कहा, थोड़ा कम बोल, बाबूजी हैं तुम्हारे। इतने में सामने से एक 50-52 साल का आदमी आता हुआ दिखाई दिया। उस आदमी ने सफारी सूट पहना हुआ था। ब्लू कलर के सफारी सूट के ऊपर उसने एक मोटी सी सोने की चेन पहनी हुई थी। चेहरे पर दाढ़ी थी, लेकिन कहीं कहीं सफेद बाल भी आ गए थे। वो आदमी अपना बैग लेकर विक्रांत और शांता के सामने आया तो विक्रांत ने दोनों बाहें फैलाकर उस आदमी को गले लगाकर कहा, बाबूजी, मैंने कर दिखाया। उस आदमी ने विक्रांत को खुद से दूर किया और बोला, लेकिन शादी वैदेही से करनी थी, सिद्धि से नहीं। वैदेही मासूम है और सिद्धि थोड़ी चालाक। शांता बोली, फिक्र मत करो विक्रांत के बाबूजी, सिद्धि जितनी भी चालाक हो लेकिन मेरी चालाकियों के सामने टिक नहीं पाएगी। और वैसे भी हमें कौन सा हमेशा के लिए सिद्धि को घर में रखना है। एक बार विनायक की प्रॉपर्टी हमने अपने नाम कराई और फिर मैं सिद्धि विनायक को धक्के देकर घर से निकाल दूंगी। इतना कहकर शांता के चेहरे पर एक डेविल सी मुस्कुराहट आई। वो आदमी जिसका नाम अशोक चौहान था, उसने शांता को देखकर हल्के गुस्से में कहा, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है शांता, लेकिन मेरे अंदर है। प्रॉपर्टी नाम कराना इतना आसान होता तो एक ही झटके में करवा लेता, लेकिन धीरे धीरे इस काम को अंजाम देना होगा। अगर सिद्धि को भनक भी लग गई तो वो विनायक को किसी भी पेपर पर साइन नहीं करने देगी। एक तो तुम माँ बेटे ने मिलकर प्लान चौपट कर दिया और अब बेशर्मों की तरह मेरे सामने खड़े भी हो। विक्रांत ने इस बार हल्के गुस्से में कहा, बाबूजी, बहुत हो गया। मैंने बड़ी मुश्किल से कल रात सारी चीजें हैंडल की हैं। सिद्धि को धमकी दी है और आप मेरे अचीवमेंट को अप्रिशिएट करने के बजाय मुझे ताने मार रहे हैं। अशोक ने अगले ही पल अपने बेटे का गला पकड़कर गाड़ी से लगा दिया और उसकी आंखों में देखकर बोला, मेरे सामने जुबान चलाने का अंजाम जानते हो ना? आज तो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर ली, आज के बाद मत करना, समझ गए? जिसे तुम अचीवमेंट मान रहे हो ना, उसकी नींव मैंने ही रखी थी। ये जो तुम लग्जरी गाड़ी में घूम रहे हो ना, ये सब मेरी वजह से है, वरना तुम माँ बेटे में कितना दिमाग है ये मैं देख चुका हूँ। इतना कहकर उसने अपने बेटे का गला छोड़ दिया। शांता ने सलाइवा गटक लिया और फिर अशोक की बाजू पकड़कर हल्का सा रब करते हुए बोली, विक्रांत के बाबूजी, गुस्सा छोड़िए ना, इतने दिनों बाद तो घर आए हो। चलिए पहले घर चलते हैं, फ्रेश हो जाइए, उसके बाद हम बैठकर बातें करते हैं। अशोक ने गुस्से में शांता की ओर देखा और बोला, बैठकर बातें करने का मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अभी लॉयर से मिलने जाना है। क्या चाहता है शाश्वत वैदेही से? क्यों खेल रहा है उसके साथ गेम? अशोक चौहान लॉयर से क्यों मिलना चाहता है? जानने के लिए सुनते रहिए पिया बाफरे, सिर्फ FM अड्डा पर।